हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और जो प्रश्न आपकी इसके पहले की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही प्रश्न बताएंगे। तो ये देखिए, आपके सही विकल्प का चयन करें, कौन कौन से ये बता देंगे। फिर उसके बाद आपको रिक्त स्थान बताएंगे, रिक्त स्थान के बाद सही जोड़ी कैसी आती है वो बताएंगे। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर, फिर सत्य असत्य। इस प्रकार से 30 अंक हो गए। उसके बाद आपके 2 अंक वाले प्रश्न। तो इस प्रकार से बच्चों, मैं आपको इस प्रश्न के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार के आपको प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न भी आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो आपको प्रश्न पत्र दिख रहा है, ये पत्र है आपका वार्षिक परीक्षा कब का है, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र है। इसमें देखिए, आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें सबसे पहले रोल नंबर लिखना है। आपको उसमें टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे वह बताया, जैसे 23, और आपके 4 सेट रहेंगे। चारों सेट प्रश्न वही रहेंगे, बस उनके प्रश्नों को इधर उधर चेंज कर देता है। और ये आपकी हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024, विषय कौन सा है, हिंदी। और जो पेपर रहेगा आपका कितने घंटे का रहेगा, ये 3 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे आपके 75। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा। उसके बाद आप यहाँ निर्देश देख लीजिए। निर्देश में क्या रहेगा, आपके जो निर्देश रहेंगे, ये निर्देश आपको पढ़ना अनिवार्य है। स्टार्टिंग में ही सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो प्रत्येक 1-1 अंक के रहेंगे। कुल कितने अंक के, 30 अंक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो आपके 2-2 अंक के रहेंगे, ये भी 30 अंक के हो गए। उसके बाद प्रश्न 18 से 20 तक 3-3 अंक के रहेंगे, और जो जिनमें शब्द सीमा रहेगी, जो 75 शब्द सीमा रहेगी। यार आपको कितने शब्द लिखना है, कम से कम 75 लिखना है। इसके बाद 21 से 23 विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेंगे, और प्रत्येक प्रश्न के 4-4 अंक निर्धारित रहेंगे, और ये इसकी शब्द सीमा 120 रहेगी। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, आप जो आपके विकल्प हैं कितने अंक के हैं, 30 अंक के आप विकल्प। और जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनको आपको 1 या 2 लाइन में लिखना है, जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द है, तो ये कितने अंक के हो गए आपके, 30। 6 से 17 तक तो कितने हो जाएंगे आपके, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो 12 दूनी 24 अंक के। तो 24 और 30 आपके 54 अंक तो आसानी से यही प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत कम लिखना है। इसके बाद ये निर्देश पढ़ लिए। निर्देश के बाद आपका पहला प्रश्न जो रहेगा, वह पहला प्रश्न रहेगा आपका सही विकल्प। क्या रहेगा, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से जो सही उत्तर होगा उसका चयन करना है। तो पहले प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या लिखा है, सुरसावली के कवि का नाम है। प्रश्न क्या है आपका, सुरसावली के कवि का नाम है। अ नंबर सूरदास, ब नंबर कबीरदास, स नंबर मैथिलीशरण गुप्त, और द नंबर नागार्जुन। तो सुरसावली के कवि का नाम क्या है, तो आपको इसका सही आंसर मालूम होना चाहिए। सुरसावली कवि के कवि का नाम होता है सूरदास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, कौन सा होगा, ये अ नंबर का ऑप्शन सही है। सुरसावली के कवि का नाम क्या है, सूरदास है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, कवि निराला का जन्म कवि निराला का जन्म हुआ था। तो कवि निराला का जन्म कब हुआ था, 4 ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे। अ नंबर 1904, ब नंबर 1900, स नंबर 1899, और द नंबर सन 1888। प्रश्न क्या था, प्रश्न है कवि निराला का जन्म हुआ था। तो ये 4 ऑप्शन में से मालूम होना चाहिए कि कवि निराला का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका स नंबर, कवि निराला का जन्म कब हुआ था। तो आप बता देंगे कवि निराला का जन्म 1888 में हुआ था। तो इसका 1899 में हुआ था। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, आपका स नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, पढ़िए। कुहासा, प्रश्न क्या है आपका, कुहासा का अर्थ है। प्रश्न है आपका, कुहासा का अर्थ है। अ नंबर कंबल, ब नंबर कोहरा, स नंबर सन्नाटा, द नंबर सहारा। तो कुहासा का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब नंबर कोहरा। जो आपका कुहासा का सही अर्थ क्या होता है, या कुहासा का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब नंबर कोहरा। तो ये आपका ब नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसका प्रगतिवादी कवि हैं। आपसे प्रश्न पूछा है, प्रगतिवादी कवि हैं। 4 ऑप्शन है यहाँ पे। अ नंबर मुक्तिबोध, ब नंबर सुमित्रानंद पंत, सी नंबर नरेश मेहता, और स नंबर नरेश मेहता, और द नंबर जगमोहन। प्रश्न क्या है, प्रगतिवादी कवि हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर सुमित्रानंदन पंत। जो प्रगतिवादी कवि कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर कौन सा आ जाएगा, आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी। ये आपका पाठ का प्रश्न है कि नेताजी की प्रतिमा यानी मूर्ति की ऊंचाई थी।
यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। अ नंबर 2 फुट, ब नंबर 5 फुट, श नंबर 3 फुट और द नंबर 10 फुट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर 2 फुट। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट थी। ये आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका इसी का प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या दिया। प्रश्न नंबर 6, कलम का जादूगर। प्रश्न क्या है आपका? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? अ नंबर रामवृक्ष बेनीपुरी, ब नंबर अगय, स नंबर स्वयं प्रकाश और द नंबर नागार्जुन। प्रश्न क्या है आपका? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अ नंबर रामवृक्ष बेनीपुरी को। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को। इसका उत्तर बता देंगे आप यहाँ पे इसके प्रकार आपके ये जो सही विकल्प थे 6 सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। और ये कितने अंक थे आपके? 6 अंक थे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 2। आपका जो प्रश्न नंबर 2 में ये आपके सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपके रिक्त स्थान दिए हुए हैं। रिक्त स्थान में जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से सही विकल्प को चुनना है और आपको किसमें भर देना है? खालिस्तान में डालना है या खालिस्तान भरना है। तो इसका पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है वल्लभाचार्य खालिस्तान के गुरु थे। जो वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास के, परशुराम के, तुलसीदास के। तो इसका सही आंसर यहाँ लिख देंगे। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, ये इसका सूरदास। ये जो सूरदास के गुरु थे, तो यहाँ पे आपके जो खालिस्तान में क्या आ जाएगा? सूरदास। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूरदास। इसके बाद इसी का सेकंड प्रश्न है दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। प्रश्न क्या है आपका? दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 11-11, 13-13 और 14-14। तो इसका सही आंसर होगा दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं आप यहाँ पे? 13-13 मात्राएं। तो इसके आंसर में आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 13-13। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। ये है आपके व्याकरण से संबंधित है। इसमें क्या कहा है? रस के खालिस्तान अंग है 2, 4, 6। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4। आप चाहे यहाँ खालिस्तान लिख देते हैं, कितना आ जाएगा? रस के अंक 4 होते हैं। ये भी मालूम होना चाहिए कि रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? स्थाई भाव, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव। आप रस की परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। ये रस के अंग हो गए 4, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बच्चों आपसे ये भी पूछ सकता है कि रस के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो रस के कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार होते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, तो इस प्रकार से इसके 10 प्रकार होते हैं। रस की परिभाषा पूछ सकता है, या रस के जो स्थायी भाव हैं, स्थायी भाव पूछ सकता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो रस की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, एक प्रश्न आपके पेपर में पूछता ही है। तो ये आपका कौन सा प्रश्न कंप्लीट हो गया? प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 1 में क्या था? वल्लभाचार्य के गुरु थे, तो इसका सही आंसर क्या हो गया था आपका? सूरदास। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती हैं, तो आप बता देंगे कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। इसका तीसरा है रस के खालिस्तान अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के प्रकार कितने होते हैं? तो रस के प्रकार भी 10 होते हैं, रस के स्थायी भाव भी 10 होते हैं और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान से माना जाता है। प्रश्न क्या है? आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत खालिस्तान से माना जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 1900। जो आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत क्या है? 1900 से माना जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे 1900। उसके बाद अगला प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर 5। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार हैं। तो देखिए अर्थ की दृष्टि से देखो वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक होता है किसके? रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की। तो यहाँ पे पूछा है आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार हैं, तो आप बता देंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और यदि आपको रचना की दृष्टि से पूछ लिया कि रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। इसी का प्रश्न नंबर 2 का प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? छंद के खालिस्तान प्रकार हैं।
2, 3, 4। तो आपको मालूम होना चाहिए छंद के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2। तो आप चाहे तो उत्तर में यहाँ लिख देंगे छंद के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक छंद और वाणिक छंद। जो मात्राओं के आधार पर होते हैं मात्रिक छंद कहलाते हैं और जो वर्णों के आधार पर होते हैं वाणिक छंद। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। तो ये आपके यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गए? आपके जो रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन करना, तो वह कंप्लीट हुआ। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। वल्लभाचार्य के गुरु थे तो कौन थे? सूरदास थे। दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में खालिस्तान मात्राएं होती है, तो आप बता देंगे दोहा छंद की प्रथम और तृतीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। रस के खालिस्तान अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं और प्रकार 10 होते हैं। 4 अंग कौन कौन से होगा? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत, तो आप बता देंगे 1900। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। छंद के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वाणिक छंद। इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। चलिए प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या दे दिया है आपको। प्रश्न नंबर 3 में दिया है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। आपको यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करना है। तो चलिए पहला है, यहाँ पे दे दिया क में मैथिली गुप्त, रिसाई, चौपाई, एक अंक, शिव पूजन सहाय और रामवृक्ष बेनीपुरी। और उसी के ख नंबर में आपको एकांकी, 16, माता का आंचल, मुजफ्फरपुर, क्रोध करना, पंचवटी, 26, नाटक, महिलाचल, कामायनी। ये ऑप्शन इतने दे दिए हैं। इनमें से आपको देखिए यहाँ पे आपके क नंबर पे जो है जिनसे मिलान करना है वो कितने हैं? आपके 6, लेकिन उनके उत्तर कितने हैं? 10। तो आपको यहाँ से सही उत्तर चुनकर बताना। तो मैथिली गुप्त इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ये 6वें नंबर का पंचवटी। जो मैथिली गुप्त की रचना क्या थी? पंचवटी थी। इसके बाद दूसरा है रिसाई। रिसाई मीन्स होता है, रिसाई का अर्थ क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। रिसाई का अर्थ होता है क्रोध करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये 5वां नंबर। इसके बाद चौपाई। चौपाई कितनी होती है? तो बता देंगे यहाँ पे इसका दूसरा नंबर आएगा 16। उसके बाद एक अंक। एक अंक किस में होता है? एकांकी में होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका पहला, एकांकी। शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय, जो पूजन सहाय की जो रचना है वह है आपका क्या है? माता का आंचल। तो इसको इससे मिला देंगे। उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी, तो इसका संबंध है मुजफ्फरपुर से। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान करना है। तो कुछ नहीं, आपको सही जोड़ी और उसके आंसर लिखना है। तो मैथिली गुप्त में क्या आ गया? मैथिली गुप्त की रचना क्या होगी? पंचवटी। रिसाई किसकी है? रिसाई का संबंध है क्रोध करना। चौपाई कितनी होती है? 16। एक अंक किसे कहते हैं? एकांकी को। और शिव पूजन सहाय में क्या आ जाएगा? माता का आंचल। और रामवृक्ष बेनीपुरी, मुजफ्फरपुर। इस प्रकार से आप यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान करेंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न क्या है? रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? प्रश्न क्या है आपका इसमें एक वाक्य में? तो आप उत्तर में लिख देंगे रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है पूछा, तो आप बता देंगे मुख्य छंद इनकी क्या है? चौपाई है। क्या है मुख्य छंद? चौपाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? चौपाई। इसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न है, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो जो विनय पत्रिका थी उसकी रचना किस भाषा में हुई? तो आपको मालूम होना चाहिए विनय पत्रिका की रचना ब्रज। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? ब्रज भाषा में हुई। विनय पत्रिका की रचना किस में हुई? ब्रज भाषा में। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। जो कामायनी एक क्या है? उपन्यास भी है, तो महाकाव्य है। और इसकी रचना किसने की थी? जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ उत्तर में लिख देंगे आप जयशंकर प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है? अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे? अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अट नहीं रही कविता फाल्गुन की मादकता। किसकी जगह क्या लिख देंगे? फाल्गुन की मादकता को प्रकट करता है। यहाँ पे लिख देंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फाल्गुन की मादकता। प्रश्न क्या था? अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती? तो आप उत्तर में लिखेंगे अट नहीं रही कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। यह आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न इसी का 5वां प्रश्न, कवि नागार्जुन का मूल नाम है। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि कवि नागार्जुन का मूल नाम है, तो इनका मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है वेदनाथ। क्या है? वेदनाथ। यहाँ लिख देंगे आप वेदनाथ। इसके बाद वेदनाथ मिश्र।
क्या है ये? वेदनाथ मिश्र। फिर अगला प्रश्न है, निराला रचनावली में कितने खंड हैं? आपसे प्रश्न क्या पूछा? निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा निराला रचनावली में 8 खंड हैं। कितने खंड हैं? 8। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको जो एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए कहा था, तो आपका प्रश्न था रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो आप उत्तर में लिख देंगे रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। दूसरा प्रश्न पूछा था विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई? तो आप उत्तर बता देंगे विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। फिर तीसरा प्रश्न है कामायनी किसकी रचना है? तो आप उत्तर बता देंगे कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। फिर अगला चौथा प्रश्न है अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो आप उत्तर में लिखेंगे अट नहीं रही कविता फाल्गुन की मादकता को प्रकट करती है। फिर इसी का पांचवा प्रश्न है कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो आप उत्तर बता देंगे कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न है निराला रचनावली में कितने खंड हैं? तो आप उत्तर बताएंगे निराला रचनावली में 8 खंड हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका सत्य असत्य चयन कर लिखिए। आपको यहाँ पे सत्य असत्य बताना है। तो सत्य असत्य देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। बिल्कुल सही है, श्री कृष्ण ने जो गोपियों को समझाने के लिए किसको भेजा था? उद्धव को भेजा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सत्य। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तो ये भी कथन हमारा कैसा है? सही है। जो बिस्मिल्लाह खान थे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो ये भी आप सत्य बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। उसके बाद अगला प्रश्न है पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती। सभी जानते हैं कि जो पर्वतीय या वनों की जो सुंदरता है या पर्वतों की सुंदरता है मन को भाती या नहीं भाती? भाती है। तो ये कथन हमारा क्या होगा? असत्य। यहाँ लिख देंगे असत्य, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, तो ये कथन कैसा आएगा? असत्य। अगला है यहाँ पे संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, तो ये कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता नहीं होती है। तो ये असत्य आ जाएगा, यहाँ पे असत्य दे देंगे इसका आंसर। फिर अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया, तो ये कथन सत्य है। जो परीक्षा गुरु जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है किससे माना गया है? परीक्षा गुरु को, तो हमारा कथन सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है कहानी के 6 तत्व होते हैं। तो बिल्कुल सही है, कहानी कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं, तो इसका भी कथन क्या आएगा? सत्य आएगा। इस प्रकार से बच्चों ये आपका जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था? सत्य असत्य चयन कर लिखिए। तो ये 6 अंक का प्रश्न हो गया। इस प्रकार मैंने आपको प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक, प्रश्न 1 में आपको सही विकल्प, प्रश्न 2 में रिक्त स्थान, प्रश्न 3 में आपकी सही जोड़ी, प्रश्न 4 में एक शब्दों में उत्तर दीजिए और प्रश्न 5 में सत्य असत्य बताया। और यदि आपने पूरे सही किए हैं तो आपको 30 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आपके 5 प्रश्न कंप्लीट हुए। 6वां प्रश्न देखिए, ये 2 अंक वाले प्रश्न आ गए। कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो आपसे यहाँ पे कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम कहा है, तो ये यहाँ नागार्जुन पूछा है। आप और अन्य कवियों की रचना भी याद करके रख लीजिए, जैसे सूरदास हुए, तुलसीदास हुए। तो यहाँ पे जो पूछा है किसकी? कवि नागार्जुन की 2 रचनाएं, तो आप पहली रचना क्या हो जाएगी? युगधारा। युगधारा पहली रचना क्या हो गई? युगधारा। और उन्हीं की दूसरी रचना क्या हो जाएगी? सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली। तो जो आपका जो प्रश्न नंबर 6 था उसमें आपसे पूछा था कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम। तो ये हमने 2 रचनाएं हमने अपने आधार बताएं। आप और पुस्तक में देख सकते हैं कि कवि नागार्जुन की रचनाएं कौन कौन सी होती हैं। जो आपको सरलता से याद हो जाए वह रचनाएं यहाँ पे लिख दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही 2 रचनाएं लिखना है आपको। तो हमने आपको बताया कवि नागार्जुन 2 रचनाएं कौन कौन सी हो गई? युगधारा और दूसरी हुई सतरंगे पंखों वाली। फिर इसके बाद उसी के अंत में प्रश्न दिया है नई कविता की कोई 2 विशेषताएं बताइए। अब यहाँ से आपको नई कविता की, तो आप दोनों प्रश्न में से जो प्रश्न आपको बने उसका उत्तर लिखिए। जैसे आपको पहला प्रश्न बन गया है तो उसके अथवे का लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उसके उत्तर बता देते हैं। और जैसे ही आपने यहाँ 2 रचनाएं लिखे तो आपको 2 अंक, और 1 रचना लिखेंगे तो आपको 1 अंक प्राप्त होगा। फिर देखिए यहाँ पे विशेषता है नई कविता की कोई 2 विशेषता। तो पहली विशेषता बता दीजिए, नई कविता में प्रयोगों में नवीनता लाई गई। और दूसरी विशेषता बताएंगे नई कविता में अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। पहली विशेषता क्या बता दी आपने? प्रयोगों में नवीनता। और दूसरी विशेषता क्या बताएंगे? अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। यदि आपने सही विशेषता लिखे तो आपको लिखने पर अंक दिए जाएंगे। यदि आपने सही विशेषता लिखे तो आपको 2 अंक पूरे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 6 का भी उत्तर कंप्लीट हुआ। इसमें भी कितना लिखना है आपको? 2 शब्द लिखना है। कविता में 2 विशेषताएं लिखना है, आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7।
देखिए आपका प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे, हाँ प्रश्न नंबर 7 देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। किसके लिखने का है, कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। नंबर 1 दो रचनाएं और नंबर 2 भावपक्ष, यानी सूरदास की 2 रचनाएं लिखना है आपको और उसके भावपक्ष तुलसीदास की 2 रचनाएं लिखिए और उसके भावपक्ष, यानी किसी भी एक की, या सूरदास की लिखना है या तुलसीदास की। तो जैसे आपको सूरदास की लिखना है तो सूरदास की 2 रचनाएं कौन सी है वो मालूम होना चाहिए। ऊपर ही एक प्रश्न था, एक रचना तो ऊपर ही मिल गई थी हमको, सूरसागर और साहित्य लहरी। ये सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हो गई आप बता सकते हैं क्या, साहित्य लहरी एक रचना क्या हो गई, साहित्य लहरी, और दूसरी रचना क्या हो गई इनकी, दूसरी रचना हो गई सूरसागर। और जो भी इसके अलावा आपको याद हो वो भी लिख सकते हैं। हमने आपको यहाँ पे सूरदास की 2 रचनाएं बताए, साहित्य लहरी और सूरसागर। अब इसके क्या बताने का है, भावपक्ष, इसका क्या बताना है आपको, भावपक्ष। तो उचित भावपक्ष लिखने का स्वविवेक, यानी कि यहाँ पे आप उसके जो भावपक्ष हैं वह स्वयं पढ़ लीजिए पुस्तक में और उसे लिख दीजिए। इसी प्रकार तुलसीदास की 2 रचनाएं लिखने के लिए कहेगा तो आप लिख देंगे विनय पत्रिका। तुलसीदास जी की 2 रचनाएं क्या है, एक है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, और दूसरी रचना बता देंगे आप, दूसरी रचना क्या बताएंगे इनकी, दोहावली, क्या आ जाएगी, दोहावली। तो और उनके भाव पक्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार से जैसे आपने 2 रचनाएं लिखे तो आपको 1 अंक मिलेगा और उसका भाव पक्ष लिखेंगे उसमें 1 अंक, इस प्रकार आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, फसल क्या है। प्रश्न क्या पूछा आपसे, फसल क्या है। तो इसका उत्तर आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं कि फसल क्या है, और उसके अर्थ में पूछा है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। तो जैसे हम फसल का उत्तर यहाँ हम अपने आधार बता रहे हैं, आपकी पुस्तक में जो दिया हो या आपने जो याद किया हो वह फसल क्या है उसका उत्तर लिख सकते हैं। फसल नदियों के पानी का जादू है। फसल क्या है, फसल नदियों के पानी का जादू है। किसानों के हाथों की महिमा है, किसानों के हाथों की महिमा है। सदली भूरी काली मिट्टी, सदली भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म है। सूर्य की किरणों का एक रूप परिवर्तन है। तो प्रश्न क्या था आपका, फसल क्या है, तो आप बता देंगे फसल नदियों के जादू, नदियों के पानी का जादू है। फसल नदियों के पानी का जादू है। यदि नदियों से फसल को पानी नहीं मिलेगा तो फसल होगी क्या, नहीं होगी। तो फसल नदियों के पानी का जादू है। किसानों के हाथों की महिमा है, और किसानों के हाथों की महिमा है। सदली भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म है। सूर्य की किरणों का एक रूप परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आप फसल क्या है वो बता सकते हैं। यदि इसका उत्तर नहीं बन रहा है तो आप नीचे वाले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। प्रश्न क्या है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई, तो आप उत्तर बताएंगे गोपियों ने, किसने, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते व तेल की गागर से की है। किससे की है, कमल के पत्ते और तेल की गागर से की है। इस प्रकार से बच्चों ये आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। प्रश्न क्या है आपका, कविता में बादल, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो आप इसका उत्तर बताएंगे। कविता में बादल निम्न अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, बादल वर्षा करके ताप से तपती धरती को शीतल करते हैं। जो कविता है, कविता कौन सी, बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो आप बताएंगे बादल वर्षा करके ताप और तपती धरती को शीतल करते हैं। बादल के बरसने से पर ही किसान अपनी खेती बाड़ी करना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से आप उसके 2 संकेत बता सकते हैं। पहला संकेत बताएंगे बादल वर्षा करके ताप से तपती धरती को शीतल करते हैं, और दूसरा बता देंगे बादल के बरसने पर ही किसान अपनी खेती बाड़ी करना प्रारंभ करते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है तो उसके नीचे वाले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। नीचे वाला प्रश्न क्या है, उसके अथवा का प्रश्न, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। प्रश्न क्या है, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर आप अपनी कॉपी से देख के लिख सकते हैं, पुस्तक से देख के लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, इनसे भी देख के याद कर सकते हैं। तो मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, कवि के मन मस्तिष्क पर केवल स्मृतियाँ हैं। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल स्मृतियाँ ही हैं। इन्हीं स्मृतियों को कवि जीने का सहारा बनाना चाहता है। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का असर स्मृति के सहारे से है। तो ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, 9। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। काव्य की परिभाषा लिखिए। ये आपके कहाँ से आ गया, यानी कि आपकी ग्रामर व्याकरण पोर्शन से है कि काव्य की परिभाषा लिखिए। तो काव्य की परिभाषा क्या है वह आप याद कर लीजिएगा।
आप उसमें देख सकते हैं काव्य क्या होता है। काव्य काव्य के अंतर्गत क्या आते हैं, कहानी, रस, कहानी, उपन्यास, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, काव्य। तो काव्य की परिभाषा क्या लिखेंगे, जहाँ कहानी, कविता या उपन्यास को सुनने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वह क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। समस्त भाव प्रधान साहित्य को, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं काव्य की परिभाषा, दूसरी परिभाषा क्या बताएंगे, समस्त भाव प्रधान साहित्य को काव्य कहते हैं। या कोई अन्य परिभाषा पर अंक दिए जाएंगे, आप कोई अन्य परिभाषा भी देंगे तो उस पर अंक दिए जाएंगे। या उसके अथवा में दिया है, अथवा का प्रश्न दिया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यदि आपको ऊपर वाला प्रश्न नहीं बन रहा है तो नीचे वाला प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और नीचे वाला अथवा का प्रश्न क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए इसकी परिभाषा क्या है, जहां एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है, या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा क्या है, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जहां एक ही शब्द का समान अर्थ में, एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, या उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो आपको याद हो गई होगी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां एक ही शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार प्रयोग होता है वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यह आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। इसी के बाद प्रश्न नंबर 11, ये भी आपकी व्याकरण है। इसमें दिया रस किसे कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण ही पूछा था, तो आप बता सकते हैं पुनि पुनि मुनि उक सही उकुहाई। यहाँ पुनि शब्द का समान अर्थ में आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति यानी पुनि पुनि यानी दो समान अर्थ में उसकी क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, पुनरुक्ति अलंकार कहलाता है। अब रस किसे कहते हैं, तो रस की परिभाषा बता दीजिए। किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका रस किसे कहते हैं या रस की परिभाषा लिखिए। तो आप बता देंगे, क्योंकि इसके पहले ऊपर आपको रस के अंक पूछा था, रस के अंक भी बताया मैंने और रस के प्रकार भी बताया था। रस 4 अंक होते हैं, रस के 10 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा है, रस किसे कहते हैं। तो रस की परिभाषा याद कर लीजिए, क्या है रस की परिभाषा, किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने पर, काव्य के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सभी क्या है हमारे काव्य। तो किसी काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक मीन्स पढ़ने वाला, श्रोता मीन्स सुनने वाला, या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो ये आपकी रस की परिभाषा हो गई। उसके अर्थ में पूछा है चौपाई छंद की परिभाषा लिखिए। यदि आपको रस की परिभाषा नहीं बनती तो आप चौपाई छंद की परिभाषा लिख सकते हैं। तो चौपाई छंद की परिभाषा क्या है, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है, एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, अंत में 2 गुरु होते हैं। तो क्या कहा है, चौपाई क्या है, चौपाई के बारे में बताएंगे, उदाहरण सहित बताना। तो चौपाई की परिभाषा बताएंगे, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। ये किसकी परिभाषा हो गई, आपकी चौपाई छंद की परिभाषा हो गई। और इसका उदाहरण बता देंगे, बदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुहास सरस अनुरागा। आप इसके उदाहरण, सरल उदाहरण भी देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है, राम वृक्ष बेनीपुरी या यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। यहाँ पे आपको राम वृक्ष बेनीपुरी या यतीन्द्र मिश्र, इन दोनों में से किसी एक की साहित्य परिचय लिखना है। निम्न बिंदु कौन कौन से, 2 बिंदु दिए हैं, एक दिया 2 रचनाएं और दूसरी भाषा शैली। तो देखिए यहाँ पे मैं राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में बता रहा हूँ। उनकी 2 रचनाएं कौन सी हैं, पतितों के देश में। राम वृक्ष बेनीपुरी की पहली रचना क्या हो गई, पतितों के देश में, और दूसरी रचना है चिता के फूल। तो आपने 2 रचनाएं लिख दी। अब इसका भाषा शैली, तो भाषा शैली आप अपने आधार पे तैयार कीजिए, पढ़िए और लिख दीजिए। इसके बाद यतीन्द्र मिश्र की 2 रचनाएं, यदि आपको राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं बन रही तो आप किसकी लिख सकते हैं, यतीन्द्र मिश्र की। यतीन्द्र मिश्र की 2 रचनाएं कौन सी बता देंगे यहाँ पे। इनकी एक रचना है यदा कहाँ, पहली रचना क्या हो गई, यदा कहाँ, और दूसरी है ड्योढ़ी का आलाप, ड्योढ़ी का आलाप। और इसकी जो भाषा शैली है इसको आप अपने आधार पे पढ़ सकते हैं पुस्तकों से और लिख देंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका उत्तर आपको याद होगा कि प्रश्न क्या है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आप उत्तर बता देंगे, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। प्रश्न क्या है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो आप उत्तर बताएंगे, भगत की पुत्रवधू
उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। या ये प्रश्न नहीं बना तो उसके अथवा का प्रश्न, नाटक और एकांकी में दो अंतर बताने को कहा है, तो आप नाटक और एकांकी में दो अंतर बता दीजिए। एक साइड नाटक लिख दीजिए, एक साइड एकांकी। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जो नाटक होता है उसमें क्या होते हैं, अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक अंक होता है। पहला अंतर क्या हो गया, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक अंक होता है। फिर उसके बाद दूसरा अंतर बताएंगे, नाटक में अन्य गौड़ कथाएं भी होती हैं। जो नाटक होता है उसमें एक कथा के साथ अन्य गौड़ कथाएं भी होती हैं, और एकांकी में एक ही कथा घटना होती है, या एकांकी में एक ही कथा होती है। तो इस प्रकार ये आपका अथवा का प्रश्न का उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। प्रश्न क्या है आपका, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, तो आप उत्तर बता देंगे। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता एवं उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। प्रश्न था, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा, तो आप उत्तर बता देंगे। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर उनके पिता और उनकी शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। यदि आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है तो आप नीचे वाले प्रश्न को देख लीजिए क्या है। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान जीवन भर, जो बिस्मिल्लाह खान थे वो क्या जीवन भर शहनाई की साधना में लगे रहे। शहनाई वादन की उत्कृष्टता के कारण ही उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है, गद्य की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की 4 विधाएं कौन कौन सी आपको बताना है। तो गद्य की 4 विधाएं होती हैं, नंबर 1 कहानी, क्या हो गई कहानी। दूसरी विधा का नाम क्या बताएंगे, उपन्यास। तीसरी विधा का नाम क्या हो जाएगा आपका, नाटक। और चौथी विधा हो गई आपकी एकांकी। प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न था गद्य की 4 विधाओं के नाम, तो आप गद्य की 4 विधाओं के नाम बता दिए, कहानी, उपन्यास, नाटक और एकांकी। इसके बाद उसी का अथवा का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 का अथवा क्या कह रहा है, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। यहाँ निबंध की परिभाषा पूछा है, लेकिन किसके अनुसार, बाबू गुलाब राय के अनुसार। तो चलिए बाबू गुलाब राय के अनुसार आपको निबंध की परिभाषा क्या है वो बता दे रहे हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता और सजीता तथा आवश्यक संगति और समृद्धता के साथ किया गया हो। फिर से निबंध की परिभाषा रिपीट करके बता रहे हैं। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और समृद्धता के साथ किया गया हो। इस प्रकार से आप निबंध की परिभाषा याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में पूछी जाती हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया है, आप देखिए यहाँ पे, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। आपको संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखने के लिए कहा है, तो आप एक साइड संधि लिख दीजिए, एक साइड समास। तो संधि में देखिए, संधि का अर्थ है क्या होता है, संधि का अर्थ मेल होता है और समास का अर्थ संक्षेप होता है। दूसरा अंतर बताएंगे, संधि में 2 वर्णों का योग होता है और समास में 2 पदों का योग होता है। या ये 2 अंतर याद नहीं। तीसरा अंतर ये भी बता सकते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है और समास 6 प्रकार के होते हैं। तो ये संधि समास में 2 अंतर याद कर लीजिए। इसके बाद अगला उसी का अथवा का प्रश्न है। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं बन रहा है तो आप अथवा का उत्तर लिख सकते हैं। अथवा का प्रश्न क्या है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, नाम भी लिखिए। प्रश्न पूछा है शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो आप बताएंगे शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। कौन कौन सी होती हैं, अमिधा, व्यंजना और लक्षणा। ये क्या हो गई, शब्द शक्ति के प्रकार हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। प्रश्न पूछा आपसे कि गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, गंतोक के लोगों की मेहनत के कारण ही गंतोक आज भी पुराने स्वरूप को कायम रखे हुए है। उसका अथक प्रयास ही उसकी प्रकृति को सजाए हुए है। यहाँ के लोगों ने अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी इसे खूबसूरत बना दिया, इसलिए लेखिका ने मेहनतकश बादशाह का शहर कहा। और उसी के अर्थ में प्रश्न दिया है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इसका उत्तर बताएंगे, भोलानाथ अपने पिता की गोद में सिसक रहा था। जब वह अपने साथी बच्चों को खेलता देखता है तो उसका मन खेलने में लालायित होता है। वह सिसकना बंद करके खेलने के लिए पिता की गोद से उतर जाता है।
तो इन प्रश्नों को उत्तर आप पाठ्य पुस्तक से भी याद कर सकते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका गद्य संदर्भ, तो जो गद्यांश है इसकी प्रसंग व्याख्या का कीजिए कह रहा है। तो आपको संदर्भ लिखना है और फिर प्रस्तुत पद्यांश किससे लिया गया है उसके बारे में बताना है, उसके शीर्षक बताना है और इसका जो व्याख्यान कर देना है। तो ये प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी का अध्ययन क्या दिया है, जिसके अरुण कपोलों में मतवाली सुंदर छाया में अनुरागी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे पने। तो ये जो आप देखिए, ये आप पुस्तक से इन कविताओं को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद उसके गद्यांश दिए, गद्यांश भी देख लीजिए। इन गद्यांशों को किस प्रकार हल करना है आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। फिर आपको दिया है प्रश्न नंबर 20, अनुशासन का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए कहा है। तो इस पर आप क्या करेंगे, अनुच्छेद लिखेंगे, उचित अनुच्छेद का संवाद लिखेंगे और स्ववेग से इसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। या उसके अध्ययन दिया है, पीरे खेल क्रिकेट के संबंधित दो मित्रों से के बीच संवाद। ये आपका प्रश्न नंबर 20 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में देखिए, आप निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको पढ़ना है और इस प्रश्नों को सही उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 21 में क्या दिया है, वैदिक काल में ही हिमालय पहाड़ को बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिमालय के पहाड़ों का दृश्य अति सुंदर है। इसकी विशालता देखकर मन आनंद और कृतज्ञ हो जाता है। ऐसा लगता है कि यह विशाल सृष्टि ईश्वर की देन है। सारी सृष्टि के प्रति संभाव जागृत होता है। वस्तुतः यह दृष्टि कोरी, कलात्मक और आध्यात्मिक नहीं है। तो ये अपठित एक गद्यांश था, इसको पढ़ लिया आपने। अब नीचे प्रश्न दिए, इन प्रश्नों को उत्तर देना है। तो इसमें प्रश्न क्या दिया है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, हिमालय पर्वत के बारे में बात की गई है। तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हिमालय है। फिर दूसरा प्रश्न है, हिमालय को देखकर कौन सा भाव जागृत होता है। तो आप इसी का उत्तर आपके जो गद्यांश है उससे देख के लिख सकते हैं। हिमालय को देखकर सारी सृष्टि के प्रति संभाव जागृत होता है। तो इसका उत्तर यहीं से बन गया, देखिए आप। फिर उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए और इस जो गद्यांश को पढ़ेंगे इसका आपको पूरा सारांश उसके बारे में लिख देना है। ये आपका प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखिए, या उसके अथवे में भी दिया हुआ है, अथवे का प्रश्न भी देख सकते हैं। वीरों को कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, उदित गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों कैसा है संवत। तो इसमें भी आपको उपयुक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, इसका शीर्षक भी देखिए आप, बताइए क्या होगा इसका शीर्षक। तो इसका शीर्षक होगा बसंत। इसके बारे में बात की जा रही है, बसंत के बारे में। तो यहाँ बसंत हो जाएगा। बार बार कौन गरजता है, तो आप उत्तर बता देंगे, बार बार उधी गरजता। कौन गरजता, उधी गरजता। देखिए यहाँ पे उधी गरजता। और फिर उसके बाद सब अपने विवेक से उसका उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखना है। ये आपका प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट। 22 में क्या दिया है आपका, अपने जिले के जिलाधीश महोदय की परीक्षा काल में हो रही ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। यह अध्ययन में क्या दिया है, अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र। तो इन पत्रों की तैयारी आप कर लेंगे। कैसे करेंगे, प्रारूप, फिर विषय वस्तु, समापन, ये सभी चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। ये आपके यहाँ पे दिया, मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य और समाज। तो इस पे किसी एक पे आपको 120 शब्दों में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो इसकी स्टार्टिंग रूपरेखा होना चाहिए, विषय वस्तु और उपसंहार, इतनी चीज़ें लिख दीजिए। और कितने अंक है, ये 4 अंक का। इस प्रकार बच्चों मैंने आपके ये प्रश्न पत्र बताया। इस प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, कितने अंक आए हैं और कितने आसानी से अच्छे मार्क्स हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं, वह बताया। तो बच्चों, आपको जो मैंने प्रश्न पत्र समझा, यह प्रश्न आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी प्रकार के और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए, वो प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताते रहूँगा। इसलिए आपको अनिवार्य रूप से बता दे रहा हूँ कि आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।